20 साल बाद हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल, लेकिन अब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर होंगे छात्र संघ चुनाव। चंडीगढ़ में हुई अहम बैठक में लिया गया फैसला। करीब 20 साल बाद हरियाणा में छात्र संघ चुनाव फिर से बहाल कर दिए गए हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। ये चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर कराए जाएंगे। आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में पहले सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और आगे फिर सीआर छात्र संघ के प्रधान सहित सभी पदाधिकारियों को चुनते हैं। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के मुताबिक सरकार ने छात्र संघ चुनाव बहाल करके अपना चुनावी वायदा पूरा किया है कि छात्र संघ के चुनाव हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कराएं। इसकी तिथि अभी आने वाले दिनों में हम तय करेंगे और सिद्धांत आज हमारी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि छात्र संघों के चुनाव हम करें। गौरतलब है कि साल 1996 में बंसीलाल सरकार ने छात्र हिंसा के मद्देनजर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी और अब लंबे समय से इन चुनावों को बहाल करने की मांग की जा रही थी। ऐतिहासिक योग दिवस का गवाह बना चंडीगढ़। पीएम मोदी ने 30,000 लोगों के साथ किया योगा। दुनिया भर में आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 30,000 से अधिक लोगों के साथ योग किया। इस दौरान पीएम ने लोगों को योग की अहमियत भी समझाई। पीएम ने कहा कि हमें सारे विवाद पीछे छोड़कर योग को मोबाइल की तरह अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से आज मोबाइल फोन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, उतनी ही सहजता से आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, उसको सरलता की ओर ले जाने की जरूरत है। पीएम ने कहा योग पाने का नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, इसी लोक का विज्ञान है। पीएम मोदी ने कहा योग नास्तिक और आस्तिक दोनों के लिए है। ये गरीब के लिए भी है और अमीर के लिए भी। ये एक तरह का जीवन बीमा है जो 0 बजट पर होता है। समारोह के दौरान सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी पीएम मोदी के साथ योगा करते दिखाई दिए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने चंडीगढ़ की तारीफ भी की। बोले चंडीगढ़ से उनका विशेष लगाव रहा है। योग को बढ़ावा देने के लिए अगले साल से 2 नए अवार्ड शुरू करेगी केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 योग पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों को अंतर्राष्ट्रीय योग पुरस्कार और राष्ट्रीय योग पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इनसे संबंधित नियम कायदे बनाने और जूरी का निर्णय लेने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा। अगले साल 21 जून के दिन ही ये पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से मैं आज 2 अवार्ड घोषित करने जा रहा हूं। अगले वर्ष जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तब भारत की तरफ से यह 2 अवार्ड के लिए चयन होगा। पीएम ने कहा कि आज योग की ताकत को पूरी दुनिया ने पहचाना है और ये ताकत प्राचीन भारत की देन है। योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाया डायबिटीज को दूर करने का मंत्र। बोले अगले 1 साल में योगा से डायबिटीज को दूर करने पर हो काम। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने योग के जरिए बीमारियों को दूर भगाने का मंत्र भी सुझाया। पीएम ने कहा कि अगले 1 साल में योगा से मधुमेह यानी डायबिटीज दूर करने पर काम होना चाहिए। पीएम ने कहा कि योग के द्वारा डायबिटीज से बेशक पूरी तरह मुक्ति ना भी मिले, लेकिन उसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। हम सामान्य व्यक्ति को मधुमेह से शक्ति में, डायबिटीज की स्थिति में कौन से यौगिक उपाय हैं, ये सिखाने का जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? देश में डायबिटीज के कारण होने वाली परेशानियों से हम कुछ परसेंटेज लोगों को भी मुक्ति दिलाएंगे, तो योग इस वर्ष के अचीवमेंट में अगले साल कोई और बीमारी लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम हर साल एक बीमारी को योग के जरिए खत्म करने की दिशा में काम करें, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर नागरिक सेहतमंद होगा। योग दिवस पर लोगों के सर चढ़कर बोला मोदी का जादू। लोगों में दिखा पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने का क्रेज। चंडीगढ़ में योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा।
अपने संबोधन के बाद जब प्रधानमंत्री विकलांग लोगों के बीच पहुंचे तो उन लोगों ने भी पीएम के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इसके बाद योगासन की समाप्ति पर जब प्रधानमंत्री समारोह स्थल से निकलने लगे तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वाले लोगों की लाइन लग गई। लोगों ने पीएम को घेर लिया और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक पिछले एक साल में देश में योग करने वाले लोगों की संख्या में 30% बढ़ोतरी हुई है और पीएम के कार्यक्रम में लोगों का ये क्रेज इसी की वानगी है। कांग्रेस ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध। कैपिटल कॉम्प्लेक्स का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने बीच रास्ते से खदेड़ा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में योगा कर रहे थे तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ कांग्रेस मोदी के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रही थी। चंडीगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और कैपिटल कॉम्प्लेक्स की ओर कूच करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्यालय के बाहर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया और इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष भी हुआ। तो वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी काली पट्टियां बांधकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया। इससे पहले प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस ने 20 जून को जुमला दिवस के तौर पर भी मनाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपने वादे पूरे करने की बजाय लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है। विश्व योग दिवस पर बाबा रामदेव ने बनाया रिकॉर्ड। फरीदाबाद में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ किया योग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी हुए शामिल। योग को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाने वाले बाबा रामदेव ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फरीदाबाद में एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों को योग कराया, साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी योग कराया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। तो दूसरी तरफ पतंजलि के 408 लोगों ने एक साथ 5 सेकंड में शीर्षासन कर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिटीजन लैंड के नाम था, जहां 265 लोगों ने एक साथ 5 सेकंड तक शीर्षासन किया था। हमें ये साबित करना था आज भी भारत रोगियों का देश नहीं, योगियों का देश है, और वो साबित करके दिखा दिया। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी और 4 से लेकर के 7 बजे तक 3 घंटे तक लोगों ने बहुत ही नियमित और अनुशासित ढंग से योग किया। रामदेव ने कहा कि योग को घर घर पहुंचाने के उनके प्रयास जारी रहेंगे और भारत के हर नागरिक को योगा की ताकत का एहसास कराना ही उनका मकसद है। हरियाणा में भी दिखी योग की ताकत। जिला स्तर पर हुए कार्यक्रम। मनोहर के मंत्रियों ने आम लोगों के साथ किया योगा। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार को हर तरफ योग की धूम देखने को मिली। सभी जिलों में सरकार की ओर से योगा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अंबाला के वार मेमोरियल स्टेडियम में योगाभ्यास किया। पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे बाबा रामदेव के इस योग को अपनाया है। ये भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं गुड़गांव में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह योगा करते दिखाई दिए। भारत कभी विश्व विजेता था, विश्व गुरु था। आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उधर सोनीपत में कैबिनेट मंत्री कविता जैन और पानीपत में कृष्णलाल पंवार ने लोगों के साथ योगा का अभ्यास किया। वहीं राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव ने भिवानी में, घनश्याम सर्राफ ने जींद में, कर्णदेव कंबोज ने कुरुक्षेत्र में और नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में लोगों के साथ योगा किया। इन कार्यक्रमों के दौरान योग को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। साफ है कि भारत की प्राचीन पद्धति के प्रति लोग एक बार फिर जागरूक हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया आम लोगों के साथ योग। बोले पूरी दुनिया में बज रहा है योग का डंका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मंगलवार को रोहतक में भी मनाया गया। रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में हुए समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने अध्यक्षता की। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि योग आज जन आंदोलन बन चुका है। दोनों मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि आज पूरी दुनिया योग कर रही है, जिसका पूरा श्रेय भारत को जाता है
और इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव का सबसे बड़ा योगदान है। कांग्रेस और इनेलो ने योग दिवस पर उठाए सवाल। बोली, योग के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में लगी है भाजपा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक तरफ पूरा देश योग के रंग में रंगा दिखाई दिया, वहीं इस पर सियासत भी खूब गरमाई। कांग्रेस ने योग दिवस के बहाने बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही बाबा रामदेव भी कांग्रेस के निशाने पर रहे। He is an agent of बीजेपी और बीजेपी के साथ लग के अपना व्यापार बढ़ाना है। एक तो बाबा रामदेव का नाम जब इस योग से जुड़ता है तो मुझे वो रामलीला ग्राउंड में उनके द्वारा महिलाओं का पहना हुआ सूट याद आ जाता है, जिसको पहनकर वो वहाँ से भागे थे। करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपया हम इसके ऊपर आरटीआई भी लगाएंगे, देश में भी लगाएंगे और हरियाणा में भी लगाएंगे। हजारों करोड़ रुपए का बजट इसके ऊपर लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने हासिल क्या किया है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उधर इनेलो ने भी योग दिवस को लेकर सरकार पर तीखेबाजी की। योग सिखाओ जी, फिर कह देते हैं बेटी पढ़ाओ। अच्छी बात है, बेटी पढ़ने चाहिए, स्कूल कॉलेज बना दो, अपने आप नहीं पढ़ लेगी। फिर कहते हैं सफाई कराओ, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर दो, सफाई अपनी आप हो जाएगी। एक दिन फोटो हाथ में खिंचा के या बड़े बड़े विज्ञापन दे के सफाई नहीं होती। विरोधियों ने कहा कि मोदी सरकार योग के बहाने पानी की तरह करोड़ों रुपए बहा रही है, जबकि हकीकत ये है कि देश के लोग बहुत पहले से योग के साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के वोटिंग कांड में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे आर.के. आनंद। सुभाष चंद्रा सहित 4 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की रखी मांग। राज्यसभा चुनाव के वोटिंग कांड को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद ने अपनी लड़ाई तेज कर दी है और इस लड़ाई में कांग्रेस भी आनंद के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मंगलवार को आनंद कांग्रेस के नेताओं के साथ सेक्टर 3 के थाने पहुंचे और कार्रवाई करने की मांग की। इन नेताओं ने लिखित में शिकायत देकर सुभाष चंद्रा, असीम गोयल, जयप्रकाश और चुनाव अधिकारी आर.के. नांदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने फौरन कोई एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज आर.के. आनंद और कांग्रेस नेताओं ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैंने अपनी मेल पर कंप्लेंट फाइल कर दी थी एसएचओ को, एसएसपी साहब को भी और आईजी साहब को भी। उसके बाद दोबारा 4 दिन के बाद दोबारा कॉपी मेल भेज दी, रजिस्टर्ड ईडी भेज दी और स्पीड पोस्ट से भेज दिया। आज हम पर्सनली मिलने भी आए हैं और वो जो कांड हुए, जो बैलेट इनवैलिड हुए हैं, वो पेन चेंज करके हुए हैं। ये कंप्लेंट है। कार्रवाई के ऊपर टाल मटोल की बात करी जा रही है पूरी तरह से, और हमने उन्हें कहा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर तुरंत जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि एफआईआर दर्ज होगी तभी तो सीज होएगा, सारा का सारा पेन वेन सारे सीज करेंगे और सारा कार्रवाई आगे होगी। और लेकिन जो है बहुत ज़बरदस्त प्रेशर के अंदर पुलिस नज़र आ रही है, क्योंकि ये एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। दिलचस्प बात है कि आर.के. आनंद ने राज्यसभा चुनाव के लिए इनेलो नेताओं के साथ जाकर अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद आनंद इनेलो नेताओं के साथ कम और कांग्रेस के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आर.के. आनंद ने कांग्रेस और इनेलो के सभी विधायकों से लिए शपथ पत्र, बोले जल्द ही कोर्ट में दायर करेंगे केस। बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले आर.के. आनंद ने भी कोर्ट की शरण लेने की तैयारी कर ली है। इसके लिए आनंद ने कांग्रेस के साथ इनेलो के भी विधायकों से शपथ पत्र लिए हैं। इस शपथ पत्र में सभी विधायकों से ये लिखवाया गया है कि उन्होंने आनंद को ही अपना वोट दिया। जी हाँ, दे दिया, बिल्कुल तैयार पेश हो रहे हैं। कल सुबह 11 बजे का टाइम है, वहीं होंगे। इनेलो विधायकों ने भी आपको एफिडेविट सौंप दी? जी हाँ, दे दिया उन्होंने। अब डीडीआर लिख ली गई? हाँ, डीडी उन्होंने दे दिया, अभी दोबारा आएंगे, मिलेंगे एसएचओ साहब को। शुरुआत में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने शपथ पत्र की भाषा पर ऐतराज किया था, जिसके बाद इसमें कुछ बदलाव किया गया। राज्यसभा चुनाव पर विपक्ष की घेराबंदी से सरकार बेफिक्र, कहा आनंद की हार के लिए कांग्रेस और इनेलो खुद जिम्मेदार, बीजेपी पर लग रहे आरोपों को बताया निराधार। राज्यसभा चुनाव के वोटिंग कांड को लेकर सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी पर विरोधी राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात से इनकार कर रही है। मनोहर के मंत्रियों ने एक बार फिर इस पूरे विवाद के लिए विपक्षी दलों की अंदरूनी सियासत को जिम्मेदार ठहराया। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने किया, उस बात को दूसरों के ऊपर थोपना चाहती है, लेकिन असलियत जो है
उनकी पार्टी के अंदर किस प्रकार की लड़ाई है, किस प्रकार से उस प्रदेश से कोई बात छिपी हुई नहीं है। उनके अंदर की लड़ाई है, एक दूसरे के ऊपर थोपने पर लगे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बेवजह शोर मचा रहा है और विपक्ष चाहे तो इस मुद्दे पर कोर्ट भी जा सकता है। 27 जून से फिर से जनता के बीच जाएगी इनेलो। विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। चंडीगढ़ में मंगलवार को इनेलो विधायक दल की बैठक हुई। अभय चौटाला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी ने प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा की। बैठक में पार्टी ने तय किया कि 27 जून से पार्टी अपने जन जागरण अभियान को फिर से शुरू करेगी। इसके तहत विधानसभा स्तर पर सद्भावना सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही बैठक में जाट आंदोलन और राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। पार्टी नेता अभय चौटाला ने दोनों मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने पार्टी के नए सिरे से जो कार्यक्रम बचे हुए थे उनका 27 तारीख से दोबारा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक तो जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर के नए सिरे से आंदोलन शुरू हो गया था, उस करके हमने अपने कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए थे, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले इनेलो के विधायक नरेंद्र भड़ाना इस बैठक में शामिल नहीं हुए और उन पर कार्रवाई करने के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मसला है और वो इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते। सरकारी टीचरों के ड्रेस कोड पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दिया बेतुका बयान। बोले जीन्स पहनकर आए टीचर लेकिन नंगे ना आए। अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है, लेकिन इस बार मंत्री जी ने ये बयान अपने किसी सियासी विरोधियों पर नहीं बल्कि उन पर दिया जिनकी जिम्मेदारी देश के भविष्यों को तैयार करने की है। दरअसल सरकारी स्कूलों के ड्रेस कोड को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मंगलवार को अंबाला पहुंचे थे तो उनसे मीडिया ने इस बारे में सवाल किया, लेकिन जवाब में मंत्री जी ने कुछ और ही कह दिया और वो बेहद ही चौंकाने वाला था। नहीं, हमने कोई ड्रेस कोड नहीं किया, जीन्स पहन के आए, बस पहन के आए, नंगे ना आए। नहीं, हमने कोई ड्रेस कोड नहीं किया, जीन्स पहन के आए, बस पहन के आए, नंगे ना आए। हालांकि एक शिक्षा मंत्री से ऐसे बयान की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती, लेकिन इससे पहले भी रामविलास शर्मा अजीबोगरीब बयान देकर सबको हैरान कर चुके हैं। रामविलास शर्मा के बेतुके बयानों पर विरोधियों ने बोला हमला, कहा भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें मंत्री जी। अशोभनीय है, मैं तो ये बात कहूँगी, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब वो तो पूजनीय, जो आपका जो टीचर है वो तो पूजनीय समान होता है, और हमने तो हमेशा अपने जो टीचर्स हैं उनको कहते हैं बहुत ही इज्जत की नज़र से हम देखते हैं। तो आप उनके बारे में अगर इस तरह से टिप्पणी करेंगे तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप? इस तरह की एक मंत्री की तरफ से टिप्पणी की कुछ पहन के आए, पहन के ही आ रहे थे आज तक। क्या शिक्षक और शिक्षिका क्या करते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही कपड़े पहनना शुरू किया लोगों ने? इस तरह की बात मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री के मुख से, और इस तरह की भावना ये क्या संकेत करती है? वैसे ये पहला मौका नहीं है जब शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अपने किसी बयान को लेकर विरोधियों के निशाने पर आए हों। अपने बड़बोलेपन को लेकर शिक्षा मंत्री अक्सर इस तरह के विवादों में फंस चुके हैं। 28 जून को होगी मनोहर कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर मुहर लगने की उम्मीद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 28 जून को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बैठक में जुलाई में प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की तारीखें तय की जा सकती है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सीएम ने ऐलान किया था कि हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जुलाई में 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के तबादला नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों के वेतन पर भी फैसला हो सकता है। रोहतक में यशपाल मलिक की सभा में हुआ हंगामा। जाट आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवकों के परिजनों ने काटा बवाल। जाट आरक्षण के दौरान मारे गए युवाओं के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए मंगलवार को रोहतक के जसिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यशपाल मलिक पहुंचे और आंदोलन में मारे गए 18 युवाओं के परिजनों को आर्थिक सहायता दी, लेकिन इस दौरान उन युवाओं के परिजनों ने हंगामा कर दिया
जो कि फिलहाल जेल में बंद हैं। परिजनों की मांग थी कि उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाए और रिहाई की कोशिश तेज की जाए। वहीं युवाओं को रिहाई करने के मामले में यशपाल मलिक ने कैप्टन अभिमन्यु पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि कैप्टन को अपने पिता की तरह बड़प्पन दिखाते हुए उनके घर में जिन्होंने आगजनी की है उन युवाओं को माफी देनी चाहिए। मेवात में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत। मेवात के गांव बसई में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एक बाइक सवार 3 लोग राजस्थान के अलवर से शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में बाइक की डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने डंपर चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झज्जर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, दोनों के बीच जमकर चली गोलियां, घायल हालत में एक तस्कर गिरफ्तार, 4 फरार। झज्जर के धोड़गांव के पास पुलिस और पशु तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। पुलिस के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी के जरिए पशु तस्करी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर पिकअप वैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी तस्करों पर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 4 तस्कर भागने में कामयाब रहे, जबकि एक तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया और पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस के मुताबिक घायल तस्कर को 5 गोलियां लगी हैं। फिलहाल घायल तस्कर को पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है। करनाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 कुख्यात बदमाशों को किया काबू। करनाल पुलिस ने लूट और डकैती के 4 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों ने इंद्री में बिजली कर्मचारियों को गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा नीलोखेड़ी में एक दुकानदार से 4 लाख रुपए के मोबाइल की लूट भी की थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गांव भादसों के पास से काबू किया है, जहां पर सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। भिवानी शिक्षा बोर्ड ने स्टेट लेवल 3 की परीक्षा रद्द होने की संभावनाओं को किया खारिज। कहा 1-2 सवालों की वजह से परीक्षा नहीं होती रद्द। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 18 जून को हुई स्टेट लेवल 3 की परीक्षा के रद्द होने की संभावना को निराधार बताते हुए सिरे से नकार दिया है। बोर्ड सचिव के मुताबिक बोर्ड के प्रश्न पत्रों की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए जाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि परीक्षा पद्धति में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। बोर्ड सचिव पंकज कुमार ने कहा कि प्रश्न पत्रों के नए पुराने का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पत्र एकदम तैयार नहीं करवाए जाते और अब तो रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रश्न पत्र की प्रासंगिकता पर कोई भी प्रश्न यदि खड़ा किया गया है तो मुझे लगता है उसकी कोई वास्तविक प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया काफ़ी पहले प्रारंभ हो जाती है और क्योंकि पूरा प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए उसमें समय भी लगता है। प्रश्न पत्र के कैंसिल होने का कोई प्रश्न नहीं है। दरअसल स्टेट लेवल 3 की परीक्षा में कुछ सवालों को लेकर ऐतराज जताया जा रहा था और इसके बाद से ही पेपर रद्द होने की चर्चाओं को हवा दी जा रही थी। क्रिकेटर बरिंदर सना के प्रदर्शन पर खुश हुए कोच अमित उनियाल। कहा अब टेस्ट क्रिकेट की कराएंगे तैयारी। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले क्रिकेटर बरिंदर सना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले T20 मैच में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। बरिंदर ने 10 रन देकर 4 विकेट झटककर टीम इंडिया को अहम जीत दिलाई। बरिंदर के इस प्रदर्शन पर उनके कोच अमित उनियाल ने कहा कि करियर के पहले ही T20 मैच में बरिंदर के 4 विकेट उसे हमेशा मोटिवेट करेंगे। पिछले वनडे मैचेस में कुछ 1-2 चीज़ें मिस हो रही थी, कई बॉलें मिस हुई थी, वो लेग स्टंप पे जा रही थी, कुछ इधर जा रही थी। तो मैंने एक फ़ोन भी आया था, उसके हम डिस्कशन यही कर रही थी कि थोड़ा सा लाइन लेंथ था, थोड़ी सी बॉडी की जो अलाइनमेंट थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर थी कि वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और वही चीज़ें अब इसके लास्ट मैच में देखने को मिली हैं, थोड़ा फॉलो थ्रू अच्छा हो गया, थोड़ी बैक यूज़ हो रही है, लाइन लेंथ बेटर हो गया है। अमित उनियाल का अगला टारगेट अब बरिंदर सना को टेस्ट क्रिकेट में स्थापित करना है और जिम्बाब्वे से वापस आने के बाद वो बरिंदर के साथ इस पर काम शुरू करेंगे। चंडीगढ़ के लेसर वैली में मनाया गया वर्ल्ड म्यूजिक डे। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने गाए कई हिट सॉन्ग, दर्शकों को झूमने पर किया मजबूर।
सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली फिल्म सरदार जी 2 का प्रमोशन किया। ये कार्यक्रम चंडीगढ़ टूरिज्म विभाग की ओर से आयोजित किया गया।